जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से तुम्हारी क्लास लेने आया। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सारे। अनु भाई की हाल चाल जी? वधिया सारे एकदम। फैमिली में सारे वधिया हैं जी? सारों सभी की तबीयत सही है, तंदुरुस्त हैं? बच्चा कह रहा है सर बढ़िया है सर, आपका आशीर्वाद है, आपकी ब्लेसिंग है। मेरा आशीर्वाद नहीं, मेरी विशेष है हमेशा, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। जैसे आप मुझे दुआओं में याद करते हो ना, वैसे मैं हर दुआ में अपनी पूरी फैमिली को याद करता हूँ। ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से। अच्छा, आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 12 आज हमें स्टार्ट करना है। और कई प्रोफेशनल के बच्चे बार बार मुझे कह रहे हैं कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के कि सर थोड़े से ना क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा दो, थोड़े से प्लीज और प्रैक्टिस करवा दो। मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, एक बात मुझे बताओ। आपको मैंने पहले भी कहा था कि अभी हम क्या कर रहे हैं, आईसीएसआई के मॉड्यूल में जो उन्होंने पेजेस ऐड किए हैं, उसमें जो भी क्वेश्चंस है ना वो सारे हम कर रहे हैं। एक बार ये मॉड्यूल हमारा खत्म हो जाए, उसके बाद हमें करना क्या है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं सर। सर टेंशन मतलब मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, जब तक आपके एग्जाम स्टार्ट नहीं होंगे ना तब तक मैं आपके साथ हूं। तो ये टेंशन लेना छोड़ दो कि क्वेश्चन इतने ही होंगे, क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, इतने सारे होंगे ना कि आप कर करके क्वेश्चन थक जाओगे, आप कहोगे सर बस कर दो। तो अभी हमारा टारगेट क्या है कि एक बार आईसीएसए वाले क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लें, ताकि कम से कम ना ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि हमने मॉड्यूल सारा कर लिया। भाई मॉड्यूल में सिंगल क्वेश्चन पेंडिंग नहीं है, क्योंकि अगर एग्जाम में मॉड्यूल में से क्वेश्चन बने तो मेरी फैमिली को ये ना लगे यार मॉड्यूल हमने किया नहीं था। ठीक है, तो मॉड्यूल हम सारा करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे ना उसके सेशन में अलग से लेके चलूंगा, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है, तो कई बच्चे ना बार बार कह रहे थे मुझे कल कि सर इसका क्वेश्चन और करवा दो, इसकी और करवा दो। तो मैं उनको कैसे बताऊं कि टेंशन मत लो सर, अब ये मॉड्यूल वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, एक बार बस मॉड्यूल कंप्लीट होने दो। जहां मॉड्यूल कंप्लीट होगा उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन जो होंगे ना वो सारे हम बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी मेरे होते हुए। हद हो गया, अगर मेरे होते टेंशन लेना स्टार्ट करोगे फिर तो हो गया काम, फिर तो टैक्स आपने कर लिया। इधर देखो ध्यान से, लो जी, इधर सुना ध्यान से। तो आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 12 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज मैंने कहा था, क्या कहा था री, आईटीसी का चैप्टर आपने रिवाइज करके आना है। अब जल्दी एक बार चैट बॉक्स में लिखना कौन कौन से बच्चे आईटीसी का चैप्टर एक बार घर से पढ़ के आए हैं। मुझे पता है बहुत कम बच्चे होंगे, बट फिर भी कौन कौन से बच्चे एक बार घर से आईटीसी का चैप्टर पढ़ के आए हैं जी। चलो कई बच्चे तो हैं और कई नालायक बच्चे हैं, वो कह रहे हैं सर हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, आप ही हमारे सहारे हो, आप ही हमें रिवाइज कराओगे, आप ही क्वेश्चन कराओगे, हमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया सर। इधर देखो ध्यान से नालायकों। अच्छा आप सुना ध्यान से, अब मैं आपके मॉड्यूल पे आ रहा हूं जी। लो जी, आपके चैप्टर है, ये आपका मॉड्यूल है जी, आपका चैप्टर नंबर है जी, लेसन नंबर 3 आपका दिया हुआ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी, ये आपका चैप्टर है। ठीक है, अब इसमें आईटीसी के आपके जितने क्वेश्चंस होंगे ना, जो भी क्वेश्चंस होंगे हम वो सारे वन बाय वन करेंगे। अब वो चाहे वो बड़े क्वेश्चन हैं, चाहे बड़े क्वेश्चन हैं, चाहे वो छोटे क्वेश्चन हैं, चाहे प्रोविजन बेस वाले हैं, चाहे प्रैक्टिकल हैं, सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, आओ जी पहला क्वेश्चन देखो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 ये बात कहना चाह रहा है, एबीसी लिमिटेड, प्लीज बातचीत नहीं यार, प्लीज बातचीत नहीं। ABC Limited is engaged in the manufacture of electrical appliance and following detail are available. Advise ITC eligibility of the following. मतलब वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि एबीसी लिमिटेड है, इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एंड फॉलोइंग डिटेल आर अवेलेबल। आपको बताना है कितना आईटीसी मिलेगा और कितना आईटीसी नहीं मिलेगा। सबसे पहला कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर्स यूटिलाइज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वो कितने का जीएसटी पे किया जी, आपने 2,50,000 रुपए का जीएसटी पे किया। फिर कह रहे हैं ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल, उसमें आईटीसी उसमें जीएसटी कितने का पे किया, 1,25,000 रुपए का पे किया। फिर कह रहे हैं केक्स एंड पेस्ट्री फॉर कंजम्पशन विद इन फैक्ट्री, उस पर जीएसटी कितने का पे किया, 12,500 रुपए का जीएसटी पे किया। अब जितने मेरे प्रोफेशनल के बच्चे सामने बैठे हैं, आपको अगर थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो, ये प्रोविजन जो है पता है किससे लिंक करता है, ये प्रोविजन आपका सेक्शन नंबर 17 जो है ना, 17(5) जो है, जो आईटीसी ब्लॉक वाला है, उससे लिंक करता है। और सेक्शन 16(1) जो है ये उससे लिंक करता है। अब याद करो सर, आपने क्लास के अंदर कहा था कि जब भी आप कोई भी सामान परचेस करोगे, अगर आप उसको यूज करोगे इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, उसका आप आईटीसी क्लेम कर लोगे। अगर वो 17(5) में ब्लॉक है उस केस में आईटीसी नहीं मिलेगा, बट अगर आप इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज करोगे आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अभी जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स हैं आप इसको यूज कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, अब सोच समझ के बोलना, क्या इसका आईटीसी क्लेम कर लोगे, नहीं क्लेम कर लोगे? बिल्कुल क्लेम कर लोगे। तो 2.5 लाख रुपए का इसका आईटीसी क्लेम कर लोगे।
अगला कह रहा है ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल। अब सोच समझ के बोलना जी। अगर ट्रक यूज कर रहे हो ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल, तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर मोटर व्हीकल होंगे पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन वाले, उसका आईटीसी ब्लॉक है। बट अगर मोटर व्हीकल गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन वाले होंगे, उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अब सोच समझ के बोलना जी। अगर ये मोटर व्हीकल गुड्स की ट्रांसपोर्ट में यूज होगा तो क्या आईटीसी क्लेम करोगे, नहीं क्लेम करोगे? यस क्लेम करोगे, इसका भी आईटीसी मिल जाएगा। बट जो ये 12,500 रुपए है, मैंने कहा था फूड एंड बीवरेज जो होगा उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे, तो इसका आईटीसी क्रॉस हो जाएगा। टोटल आईटीसी जो क्लेम करोगे ना 3,75,000, इसका ही आंसर आएगा। तो अगर बाई चांस, वैसे हमारे एग्जाम में चांसेस कम है कि इतना आसान क्वेश्चन बनेगा, बट अगर बाई चांस ये क्वेश्चन बन जाए, सर बहुत ध्यान से देखना, इसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो, इसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो, बट इसका आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। आंसर आपके सामने नीचे दिया हुआ है, एक बार चेक करना, देखो जी। The ITC on electrical transformers would be fully available as these are used in the course or furtherance of business, वही बात लिखी हुई है। अगला कह रहे हैं although the ITC on motor vehicle is not allowed, वैसे वो ब्लॉक है, but one of the exception is these vehicle are used for transportation of goods, these are allowable, hence ITC जो होगा आपको अलाउड हो जाएगा। अगला कह रहे हैं आईटीसी ऑन फूड एंड बिवरेज, उसका आईटीसी क्या होगा, ब्लॉक होगा। तो अगर आईटीसी ब्लॉक होगा इस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, तो 3,75,000 का आईटीसी क्लेम कर सकते हो। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ये है। ठीक है, तो वैसे इतना इजी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनने की उम्मीद नहीं है, बट सर मुझे नहीं पता हमारा इंस्टीट्यूट क्या सोच लेकर चलेगा, क्या पता 3 नंबर में क्वेश्चन डाल दे। तो अगर 3 नंबर में डाल देगा, दोबारा बोलूंगा, ये क्लेम करोगे, ये क्लेम करोगे, ये वाला क्लेम नहीं करोगे, बस ये पर ध्यान दो। अगला देखो जी, अगली इलस्ट्रेशन क्या है। अगला तो इतना गिरा हुआ क्वेश्चन है ना, इतना गिरा हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को उठाना पड़ेगा। क्वेश्चन देखना क्या है, वो कह रहे हैं मिस्टर एक्स परचेज ए मशीनरी ऑफ 25 लाख एंड जीएसटी पे किया 4.5 लाख रुपए का पे किया। ही हैज कैपिटलाइज द इनवॉइस वैल्यू एंड विल क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन द एंटायर इनवॉइस वैल्यू, प्लीज एडवाइस ऑन द एबिलिटी ऑफ आईटीसी। मैं नहीं खेल रहा जी, एक बात मैंने सोच के बोला, इतना गिरा हुआ कोई क्वेश्चन देता है? याद करो सेक्शन 16 के अंदर मैंने कहा था, 16(3) के अंदर मैंने कहा था जी, 16(3) ये बात कहता है कि अगर आप जीएसटी पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आप जीएसटी पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, वो ये बात कह रहे हैं कि जीएसटी पे आप आईटीसी क्लेम कर चुके हो। अब अगर जीएसटी की वैल्यू पे आईटीसी क्लेम, सॉरी जीएसटी की वैल्यू पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हो, तो क्या आपको आईटीसी मिलेगा? आंसर इज नो। अब अपने बोल दो जी, क्या इस क्लेम में, क्या इस केस में क्या वो आईटीसी क्लेम कर पाएगा? बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था या तो डेप्रिसिएशन या आईटीसी, इन दोनों में से एक ही चीज ले सकते हो। अगर डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। एक बार चेक करना जी। इफ द डेप्रिसिएशन इज क्लेम on ITC component, ITC cannot be available and hence Mr. X will not be able to avail ITC in this case। ठीक है, एक बच्चा कहता है सर क्या ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अगर एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन बना और 5 केस आ गए, उस 5 केस में से अगर एक केस ये हुआ तो आपको आंसर दे के आना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सर कहीं से भी बन सकता है, हमारे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन है, इसको अब छोटी बात मत समझो। उसके बाद देखो जी, विशाल बातचीत नहीं करनी, इधर देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन देखो जी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मिस्टर बी प्रोक्योर स्टॉक वर्थ ₹50 लाख इंक्लूसिव जीएसटी, बट दीज गुड्स वर लोस्ट टू डकैती। However, he now wants to avail ITC as he has anyways paid the entire invoice। एक बात मैंने सोच के बोल देना जी। अब वही बात कहना चाह रहे हैं, उसके गुड्स जो है वो लॉस्ट हो गए हैं, मतलब किसी ने चोरी कर लिया, डकैती मार ली, तो क्या जो गुड्स लॉस्ट हो गए हैं क्या उसका वो आईटीसी क्लेम कर लेगा? आंसर इज नो। याद करो 17(5), अगर 17(5) में आपके गुड्स लॉस्ट हो गए हैं, स्टोलन हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, उस केस में आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। और ये बात मैंने पहले भी कही थी कि अगर आपकी फैक्ट्री में सामान नहीं होगा तो उतने पोर्शन का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। सेम आपके एग्जाम में आ गया जी, आपके मॉड्यूल में सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक करो क्या लिखा हुआ है जी। आईटीसी कैन अवेल ओनली ITC can only be availed if the goods service so availed are consumed to make outward taxable supply. If they are required during the course of business, furtherance of business, in this case the goods were lost and hence no ITC can be availed। तो अगर गुड्स आपका लॉस्ट हो गया, उस केस में कोई भी आईटीसी आप क्लेम नहीं कर पाओगे, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब आगे एक आपको जजमेंट दी हुई है, ये जजमेंट है एडवांस रूलिंग की। जजमेंट बिल्कुल सिंपल है जी, जजमेंट बिल्कुल सिंपल है। आपके एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो बनते हैं उसके अंदर एक क्वेश्चन बन सकता है। एक बार चेक करना क्या लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं असेसी इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग शेयर्ड वर्क स्पेस, ऑफिस स्पेस और फॉर वेरियस कंपनीज एंड इंडिविजुअल।
डिटैचेबल ग्लास पार्टीशन फिक्स टू ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ नट एंड बोल्ट्स टू क्रिएट ऑफिस स्पेस। अब वो ये बात कहना चाह रही है जी, whether input, ध्यान रखना, whether input GST credit can be availed by the applicant on the detachable 14 mm engineering wood with oak top wooden flooring with is movable in the nature and capitalized as furniture and fixture and is not capitalized as a immovable property। ठीक है, उसके बाद सेकंड कह रहे हैं whether input GST credit can be availed by the applicant on the detachable sliding and staking glass partition which is movable in nature and capitalized as furniture fixture and note is capitalized as immovable property। एक बात मैंने सोच के बोलना जी, आर बड़े बड़े ऑफिस में केस पता क्या है, पहले केस सुन लो, पहले केस सुन लो, केस क्या है। आर बड़े बड़े ऑफिस में, एक बात मैंने सोच के बोलना, आर बड़े बड़े ऑफिस में इतने बड़े बड़े ग्लास लगते हैं। आपने कभी देखा होगा जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, उसको, उस ग्लास को हम नाम देते हैं, आपने देखा होगा वो ब्लर वाला ग्लास होता है, इसमें ना ब्लर वाला ग्लास लगा होता है जिसमें एक तरफ से दूसरी तरफ आप नहीं देख सकते, उसको मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, टफन ग्लास, शायद टफन नाम होता है उसका। टफन ग्लासेस होते हैं ऑफिस में, बड़े बड़े ऑफिस में टफन ग्लास होते हैं सर। अब जो टफन ग्लासेस होते हैं ना, वो क्या होते हैं, बड़े बड़े ग्लास होते हैं, उसको नट बोल्ट से कनेक्ट करके फ्लोर के साथ ना अटैच कर देते हैं। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब अगर ये टफन ग्लास जो है नट बोल्ट से आपने फ्लोर में कनेक्ट कर दिया तो क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी बन गया, क्या ये इमूवेबल बन गया? सर आंसर इज नो। मैंने पहले भी कहा था कि मूवेबल का मतलब होता है मूव एज सच, तो अगर आप ये नट बोल्ट खोलोगे आप इसको एज सच यहां से लेके जा सकते हो, किसी दूसरे ऑफिस में लगा सकते हो, बस ये पर ध्यान देना ये इमूवेबल नहीं बना। एक बच्चा कहता है सर आपने क्लास में कहा तो था कि जो बड़ी बड़ी मशीनरी होती हैं जो नट बोल्ट से कनेक्ट होती हैं वो तो इमूवेबल बन जाती हैं। मेरे बच्चे, मैंने वो क्या कहा था, जो बड़ी बड़ी मशीन फैक्ट्री में लगी होती हैं उसको आप एज सच मूव नहीं कर सकते, वो पूरी की पूरी डिसमेंटल करनी पड़ेंगी उसके बाद ही मूव होंगी, वो होती है इमूवेबल, उसको बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी। ये प्लांट मशीनरी नहीं है सर, मैं दोबारा बोलूंगा, ये प्लांट मशीनरी नहीं है। और बड़े बड़े ऑफिस में स्लाइडिंग डोर होते हैं, तो क्या वो स्लाइडिंग डोर जो है क्या वो अलग नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप उसके सारे नट बोल्ट हटा दोगे, स्लाइडिंग डोर जो है यहां से बाहर जाके किसी और ऑफिस में लग जाएंगे, बट बड़ी बड़ी मशीनरी जो है वो एज सच जो है मूव नहीं हो सकती। तो उसने दो केस पूछे हैं, नहीं दो केस पूछे हैं कि क्या पहली बात तो इनको आप मूवेबल मानोगे इमूवेबल मानोगे, क्योंकि अगर आप इमूवेबल मानोगे उस केस में आईटी से आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर आप इमूवेबल मानोगे तो सोच समझ के बोलना, फिर कवर हो जाएगा 17.5 में जो कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट था। अगर आपको ध्यान आ रहा हो कंस्ट्रक्शन वाले पॉइंट में आईटीसी ब्लॉक होता है जी, अगर आप इमूवेबल मानोगे फिर तो कवर हो जाएगा वहां, अगर मूवेबल मानोगे उस केस में आईटीसी मिल जाएगा। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, इन्होंने जो दो केस पूछे हैं, आपने बोलते ना अगर हमारे एग्जाम में केस स्टडी आ जाती तो क्या इन दोनों को हम इमूवेबल ट्रीट करते या मूवेबल ट्रीट करते? एडवांस रूलिंग ने क्या सोचा उसको एक बार छोड़ दो, उसने क्या डिसाइड किया उसको एक बार छोड़ दो, हमारा माइंड क्या कह रहा है। इट मीन अगर हम एडवांस रूलिंग के अथॉरिटी होते हम क्या डिसाइड करते? सर मैं तो ये डिसाइड करता ये इमूवेबल नहीं है, और अगर हमारा दिमाग भी ये बात कह रहा है कि इमूवेबल नहीं है, वही सेम इन्होंने डिसाइड किया। आप एक बार चेक कर लो जी, देखो ये क्या लिखा हुआ है, इन्होंने वही सारी बातें लिखी हैं कि आप इसको करोगे फर्नीचर एंड फिक्सचर्स मानोगे, उसको आप कैपिटलाइज नहीं करोगे इमूवेबल की तरह बट बल्कि मूवेबल ही मानोगे। आईटीसी कैन बी अवेल्ड बाय असेसी ऑन डिटैचेबल स्लाइडिंग एंड स्टेकेबल ग्लास पार्टीशन विच आर मूवेबल इन द नेचर, वो सिंपल सी बात लिखी है। ठीक है, तो सर ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है, मैं दोबारा बोलूंगा ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है, आपके एग्जाम में कोई बड़ी बात नहीं है, 5 नंबर में ये जजमेंट बन सकती है। ठीक है, अगर जजमेंट का नाम याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम ये पता हो कि विवेक सर ने क्लास में स्टूडेंट दरबार में ये जजमेंट हमें कराई थी। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी है, बिल्कुल देखने से ही लग रहा है कि भैया इमूवेबल की तो बात ही नहीं है, बात मूवेबल की हो रही है। बट कई बार कंफ्यूजन, क्योंकि डिपार्टमेंट क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट ने कहा होगा कि तुमने फ्लोर से कनेक्ट कर दी ये हो गई इमूवेबल, असेसी कह रहे हैं भैया फ्लोर से कनेक्ट होने वाली हर चीज इमूवेबल नहीं होती, क्योंकि अगर ये फ्लोर से कनेक्ट है इसको हम डिसकनेक्ट करेंगे एज सच इसको मूव कर सकते हैं, तो ये मूवेबल में ही कवर होगी, इसका मैं आईटीसी क्लेम करूंगा। डिपार्टमेंट ने बोला होगा ब्लॉक है, तो एडवांस रूलिंग ने बोला जी असेसी सही है, हम ये डिसाइड कर रहे हैं इसको मूवेबल ही मानोगे, इस केस में आईटीसी क्लेम कर लोगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो आपकी जजमेंट है जी। पेज नंबर आपको मैं दोबारा बोल देता हूं, पेज नंबर 193 पे है, आप मॉड्यूल का पेज नंबर 193 निकाल के इसको एक बार आप रीड कर सकते हो।
ठीक है, उसके बाद देखो जी, उसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन में आ रहा हूं जी। अगला क्वेश्चन हमारा है आईटीसी का, ये आ गया जी, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया जी। ये पेज नंबर आपका है जी 197। पेज नंबर 197 पे एक बार चेक करना अगली इलस्ट्रेशन क्या दी हुई है। अगली दोनों इलस्ट्रेशन ऐसी हैं, बच्चा आप खुद ये बात सोचोगे कि सर ऐसी ऐसी इलस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट ने दी क्यों है। बट आपको जान के ये भी हैरानी होगी कि आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है। एक बार चेक करना। अच्छा ऐसा करता हूं, इस इलस्ट्रेशन को बताने से पहले ना एक बार थोड़ा सा प्रोविजन याद करवा देता हूं। याद करो, आपने आईटीसी के चैप्टर में ना आपने सेक्शन 18 किया होगा। आईटीसी के चैप्टर में याद करो सेक्शन 18 आपने किया होगा। कोई बच्चा है जो उसकी हेडिंग बोल देगा कि सेक्शन 18 की हेडिंग क्या थी। बोल दो यार, 18 की हेडिंग क्या थी। याद करो, आईटीसी इन केस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसिस जो हैं वो सेक्शन 18 आपका है। एक बार सोच के बोलना, 18(1) आपने किया होगा, 18(2) आपने किया होगा, 18(3) आपने किया होगा, 18(4) आपने किया होगा, 18(5) किया होगा, 18(6) किया होगा। सेक्शन 18 के टोटल मिला के 6 सब सेक्शन थे। अब 18(1) में लिखा था, 18(1) में लिखा था कि अगर कोई पर्सन अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड वाली कैटेगरी में जा रहा है, मैं दोबारा बोलूंगा जी, अगर कोई पर्सन अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड वाली कैटेगरी में जा रहा है, या तो वो लाइबल है तब जा रहा है या वो अपनी मर्जी से जा रहा है। तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि जिस दिन वो रजिस्टर्ड हुआ उससे एक दिन पहले का जो भी स्टॉक होगा ना उसका आईटीसी वो क्लेम कर सकता है। ये बातें 18(1) में आपने पढ़ी होंगी। बोलो हाँ या ना। हाँ बिल्कुल आपने पढ़ी है। अब बच्चा कह रहा हाँ सर ये बातें हमने पढ़ी तो हैं भाई। जब आपका वो जब वो पर्सन रजिस्टर्ड हुआ उससे एक दिन पहले का जो भी स्टॉक होगा तो वो आईटीसी क्लेम कर लेगा। तो क्या ये क्वेश्चन उसके ऊपर बेस है? आंसर इज यस। बट एक बात मैंने सोच के बोलना, एक बात मैंने सोच के बोलना। अब अगर मान लो एक पर्सन है, पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अगर एक पर्सन, आज हमारी तारीख क्या है जी? आज हमारी 22 अप्रैल है। अब अगर आज हमारी 22 तारीख है, आज एक पर्सन लाइबल हो गया जीएसटी देने के। उसकी लिमिट जो है 20 लाख, 40 लाख, 10 लाख जो भी लिमिट है वो लिमिट क्रॉस हो गई 22 तारीख को। उसने एप्लीकेशन डाल दी 25 तारीख को। उसने एप्लीकेशन डाल दी 25 तारीख को और 30 अप्रैल को सर्टिफिकेट आ गया। तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जो सर्टिफिकेट 30 तारीख को आया क्या वो इफेक्टिव 30 तारीख से बनेगा या आज से ही 22 तारीख से बन जाएगा? आंसर इज यस। आपने बिल्कुल सही बोला, 22 तारीख से बनेगा। अब सामने जो एक बच्चा बैठा, क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी एक बात मुझे बताओ, ये बात आपने 22 तारीख से क्यों बोली? सर 22 तारीख से ना हमने इसलिए बोली क्योंकि आपने हमें क्लास में कराया था कि अगर एप्लीकेशन 30 दिन के अंदर डाल देते हैं, अगर एप्लीकेशन 30 दिन में डाल देंगे, फिर जब सर्टिफिकेट आएगा ना वो इफेक्टिव जो होगा वो सर्टिफिकेट से नहीं बनेगा, वो एप्लीकेशन की डेट से नहीं बनेगा, जब से लाइबल हुआ तब से इफेक्टिव बन जाएगा। बट अगर मैंने एप्लीकेशन 30 दिन में नहीं डाली, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर मैंने एप्लीकेशन 30 दिन में नहीं डाली फिर जब सर्टिफिकेट मिला सेम डे से इफेक्टिव बनेंगे, फिर लाइबल से नहीं बनेंगे। तो सर ये सारी बातें आपने हमें क्लास में बताई थी कि दो केस होंगे, या तो लाइबल के 30 दिन में एप्लीकेशन डाल दी है, अगर लाइबल के 30 दिन में डाल दिया है इफेक्टिव बनेंगे लाइबल से, और अगर लाइबल के 30 दिन में नहीं डाली फिर इफेक्टिव जो बनेंगे ना जिस दिन सर्टिफिकेट मिलेगा वहां से इफेक्टिव बनेंगे। अब दूसरा बच्चा है, क्या नाम है आपका? रजत। रजत आप मुझे बताओ, अगर आपने वॉलंटरी करवाना है, सोच समझ के बोला, अगर आपने अपनी मर्जी से करवाना है उस केस में क्या करेंगे? सर अगर अपनी मर्जी से करवाना है ना फिर इफेक्टिव जो बनेंगे जिस दिन सर्टिफिकेट मिलेगा उस दिन से बनेंगे। ये बात आपने हमें क्लास में बताई थी। अब एक बार क्वेश्चन देख लेना जी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहे हैं मिस्टर बी, बहुत ध्यान से देखना जी, मिस्टर बी बिकम लाइबल टू पे टैक्स ऑन 1 अगस्त एंड हैज ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन 17 अगस्त। मतलब सर्टिफिकेट मिला 17 को और लाइबल हुए 1 से। ही विल हैंस बी एंटाइटल टू टेक आईटीसी इफेक्टिव 31 जुलाई। 31 जुलाई तक जो स्टॉक होगा वो आईटीसी लेने के एलिजिबल हो जाएंगे, कैपिटल गुड्स को छोड़ के। इट मस्ट बी नोटेड दैट इफ एप्लीकेशन इज नॉट मेड विद इन 30 डेज देन ही विल बी एबल टू क्लेम आईटीसी इफेक्टिव द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। वही बात आ गई थी। मतलब जो 31 जुलाई हमने बोला ना, 31 जुलाई तक का स्टॉक, उसका आईटीसी आप सिर्फ तभी क्लेम कर पाओगे अगर आपने एप्लीकेशन 30 दिन के अंदर डाली थी। अगर एप्लीकेशन 30 दिन में नहीं डाली थी आपने तो फिर जब आपको सर्टिफिकेट मिला उससे पहले का जो स्टॉक होगा ना उसका आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है जी। तो देखो वही बातें यहां लिखी हैं, अगर 30 दिन में डाल दी थी तब 31 जुलाई आएगा, अगर 30 दिन में एप्लीकेशन नहीं डाली थी फिर जहां सर्टिफिकेट मिला वहां इफेक्टिव बनोगे, उससे एक दिन पहले का जो होगा वो तुम आईटीसी क्लेम कर सकते हो। आगे देख लो जी। मिस्टर जेड अप्लाइज फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन
ऑन 1 सितंबर और उसको सर्टिफिकेट मिला 9 सितंबर को। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी। एक पर्सन ने, हेलो, इधर देखो ध्यान से नालायको, इधर देखो मेरी तरफ देखो जी। एक पर्सन ने अपनी मर्जी से जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने की एप्लीकेशन डाली है 1 सितंबर को, उसको सर्टिफिकेट मिला 9 सितंबर को। अब अगर सर्टिफिकेट 9 सितंबर को मिला तो अपने आप बोल देना कहां तक का वो आईटीसी क्लेम कर पाएगा। बिल्कुल सही बोला, 8 सितंबर तक का जो इनपुट होगा ना उसका आईटीसी वो क्लेम कर लेगा। ये हमारी इलस्ट्रेशन है। अब बताओ क्या ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बन सकते? 100% बन सकते हैं जी, 100% क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं सर, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है उसको मजाक में मत लेना। इंस्टीट्यूट अपने मॉड्यूल को बहुत प्रेफरेंस दे रहा, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, मैंने तभी पहले क्या कहा, तभी पहले मैंने क्या बोला, मॉड्यूल वाले क्वेश्चन खत्म करेंगे फिर बाद में एडिशनल करेंगे। तो पहले हमारा काम क्या है, मॉड्यूल में जैसे भी क्वेश्चन है, मुश्किल है, आसान है, छोटे हैं, बड़े हैं, प्रैक्टिकल है, प्रोविजन है, सारे हमें कंप्लीट करने हैं। इन दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है? अब आ जाओ जी अगले पॉइंट पे आओ जी, अगले पॉइंट पे आओ। लो जी अगला क्वेश्चन हमारा अब यहाँ पे है जी। अगला क्वेश्चन कहाँ गया? ये लो जी, ये आ गया, ये रहा, ये आ गया जी अगला क्वेश्चन। ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया जी, ये लो जी। इलस्ट्रेशन नंबर है पेज नंबर 204 पे जी। पेज नंबर मॉड्यूल का पेज नंबर 204 निकाल लेना। अब पेज नंबर 204 पे एक इलस्ट्रेशन हमारे सामने है। इलस्ट्रेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है जी। एक बार क्वेश्चन देखना क्या लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं मिस्टर सी एक्वायर ए कैपिटल एसेट ऑन 1 अप्रैल 17। मिस्टर सी ने एक कैपिटल एसेट एक्वायर किया है 1 अप्रैल 17 को एंड यूज इट फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई ओनली। उसने एग्जम्प्टेड में यूज किया। नाउ इन नवंबर 18, अब नवंबर 18 में ही सप्लाई बिकम टैक्सेबल। मतलब एग्जम्प्टेड सप्लाई से टैक्सेबल सप्लाई बन गई। याद करो सर, सेक्शन नंबर 18(3) और 18(4), मतलब सॉरी 18(3) 18(4 कह रहा हूं, 18(1) का क्लोज नंबर सी और क्लोज नंबर डी, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। एक बच्चा कहता है यार मुझे तो ना यही ध्यान नहीं आ रहा सेक्शन 18 किसका था। एक बार क्या सर, अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो क्या हमें थोड़ा बता सकते हैं? एक बात मुझे बताओ, 18(1) आपने किया, 18(1) के ए पॉइंट में था अगर अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड बने तो जो बैलेंस स्टॉक होगा उसका आईटीसी क्लेम कर लोगे। फिर 18(1) बी में था अगर अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड बने तो आप आईटीसी क्लेम कर लोगे बैलेंस स्टॉक का। बच्चा कहता है सर दोनों ही तो सेम है, दोनों सेम नहीं है, एक में आप लाइबल हो, एक में वॉलंटरी करवा रहे हो। फिर सीओडी में क्या था कि अगर मैंने कॉम्पोजिट स्कीम से नॉर्मल स्कीम में जा रहा हूं, सर प्लीज ध्यान सुना, अगर मैं कॉम्पोजिट स्कीम से नॉर्मल स्कीम में जा रहा हूं तो जब मैं नॉर्मल स्कीम में गया उससे पहले का जो भी बचा हुआ स्टॉक होगा उसका आईटीसी क्लेम कर लूंगा। ऐसे ही मेरी एग्जम्प्टेड सप्लाई अगर टैक्सेबल सप्लाई हो रही है तो जब वो सप्लाई टैक्सेबल हुई उससे पहले का जो स्टॉक होगा उसका मैं आईटीसी क्लेम कर लूंगा। बट मैंने कहा था कैपिटल गुड्स वाले केस में आप सारा आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी कैपिटल गुड्स, सोच समझ के बोलना, जितनी कैपिटल गुड्स आपने एग्जम्प्टेड में यूज की होगी उसका आईटीसी आपको हटाना पड़ेगा। सर एक बात में सोच के बोलो, जब पहले मेरी सप्लाई एग्जम्प्टेड थी, अब मेरी सप्लाई टैक्सेबल हो रही है, तो जब मेरी सप्लाई टैक्सेबल हो रही है तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, जितने टाइम एग्जम्प्टेड में यूज किया ना उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, उसको बाहर निकाल के जो बैलेंस आईटीसी होगा वो क्लेम कर लो। अब मुझे बच्चा कहता है सर फिर वो कितना हटाना पड़ेगा? याद करो जी, आपने रूल्स में किया था 5% ईच क्वार्टर और पार्ट दे रहो, मतलब जितने क्वार्टर होंगे हर क्वार्टर का 5% आप निकाल लो, उसको माइनस करने के बाद जो बचेगा उतना आईटीसी क्लेम करोगे। ये सारी बातें हमने क्लास के अंदर की थी। अब एक बार सोच समझ के बोल देना जी। 1 अप्रैल 17 से एक बार कैलकुलेशन करो, 1 अप्रैल 17 से अगर मैं नवंबर 18 तक की बात करता हूं जी, तो 17-18 ये तो पूरा साल हो गया जी, 17-18 पूरा साल हो गया, 4 क्वार्टर तो ये हो गए। फिर अप्रैल मई जून अगला क्वार्टर ये हो गया जी, तो 4 क्वार्टर प्लस में एक क्वार्टर और हो गया अप्रैल में जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर और हो गया, फिर सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक क्वार्टर और हो गया। बच्चा कह रहा है बट सर यहां तो नवंबर है। याद करो मैंने क्या बोला, 5% ईच क्वार्टर और पार्ट दे रहा हूं, मतलब जो और पार्ट भी होगा ना, जो और पार्ट भी होगा कंप्लीट क्वार्टर काउंट होगा जी। अब 17-18 पूरा साल हो गया, 4 क्वार्टर हो गए, अप्रैल में जून अगला क्वार्टर, जून जुलाई अगस्त, अप्रैल में जून 16, अप्रैल में जून एक क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर अगला क्वार्टर, अप्रैल में जून
जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब ये वैसे नवंबर है बट गवर्नमेंट करिए और पार्ट भी पूरा क्वार्टर काउंट करोगे तो टोटल मिला के 7 क्वार्टर हो गए। अब सोच समझ के बोला नहीं, 7 क्वार्टर गवर्नमेंट करिए, 7 क्वार्टर आपने यूज किए एग्जम्प्टेड में। अब अगर 7 क्वार्टर आपने एग्जम्प्टेड में यूज की तो हर क्वार्टर के 5% मतलब 35% जो होगा ना वो आईटी से आपको हटाना पड़ेगा। अब सोच समझ के बोल दो जी। अब अगर आईटीसी आपने 2.5 लाख की सेट है, 18% जीएसटी है। आंसर मत देखो नालायको, आंसर मत देखो, अपना करो फटाफट से। अगर 2.5 लाख है, आंसर इंस्टीट्यूट के गलत भी हो सकते हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, चेक कर लो कॉम्पोजिट स्कीम में कितने क्वेश्चन गलत थे। तो आंसर में बिना देखे विश्वास मत करना कि जो दिया वो सही दिया, अपने खुद निकालने की कोशिश करो जी। अब यहाँ पे 2.5 लाख का 18% निकाल लो, कितना आ गया जी? 45,000। अब 45,000 का 35% अगर माइनस करूंगा तो 29,250 जो होगा उतना आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, 7 क्वार्टर मैंने माइनस कर दिए, 7 क्वार्टर का मतलब 35%। अब 30 अगर मैं 45,000 रुपए का 35% निकालूंगा तो इतना आईटीसी मुझे हटाना पड़ेगा और बैलेंस आईटीसी क्लेम कर सकता हूं। ये सारी बातें आपके निकल के आ गई। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, लिखा हुआ है दिस आईटीसी वुड बी अवेलेबल फ्रॉम द डेट इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट फ्रॉम विच द सप्लाई बिकम टैक्सेबल। वही बात लिखी है ना कि जब वो सप्लाई टैक्सेबल हुई, जब वो सप्लाई टैक्सेबल हुई वहां से आप इतना आईटीसी क्लेम कर सकते हो, बाकी आईटी सबको हटाना पड़ेगा। और देखो ये रूल नंबर 40 में क्या लिखा हुआ है, 5% ईच क्वार्टर और पार्ट दे रहा हूं। यही बात मैंने आपको बोली थी कि कैपिटल गुड्स वाले केस में क्या करोगे, 5% ईच क्वार्टर और पार्ट आपको हटाना पड़ेगा और बैलेंस आप आईटीसी क्लेम कर लोगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बन सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? ये क्वेश्चन हमारा किसका है, सेक्शन 18(1) का है, सेक्शन 18(1) का है। अगला क्वेश्चन देखना जी, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान से करना। वो कह रहे हैं मिस्टर एक्स परचेज ए मशीन, 1 लाख रुपए की मशीन परचेज की है, उसने परचेज की है 1 अगस्त 17 को और 12% जीएसटी पे किया जी। ही अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड यूज द कैपिटल गुड्स इन द बिजनेस ऑन 5 नवंबर 18, उसने 5 नवंबर 18 को ये मशीन सेल कर दी एज सेकेंड हैंड मशीन फॉर 65,000। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं फाइंड आउट अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल आईटीसी रिवर्सल इन द अबव केस। मतलब कितना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, अब हमें ये बता दो जी। बच्चा कह रहा है वो आंसर तो दिखाओ, आंसर नहीं दिखाऊंगा, आंसर नहीं दिखाऊंगा सर, आज मैं आंसर छुपाना भूल गया। ये मेरे साथ बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे सेशन में आके दिखा कि आंसर मैं छुपाना भूल गया और ये गलती मैं अपने आप को गिल्ट फील कर रहा हूँ। क्योंकि कई नालायक बच्चे हम आंसर देख देख के क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर से क्वेश्चन पे मत आओ, क्वेश्चन से आंसर पे जाओ। एक बात मैं सोच के बताना, एक बात मैंने सोच के बताओ जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। पहली बात, ये वाला क्वेश्चन किसका है सर, ये वाला क्वेश्चन किस प्रोविजन का है? जल्दी चैट बॉक्स में लिख बताओ किस प्रोविजन का है ये क्वेश्चन, किस प्रोविजन का है? 18(1) का है, सेक्शन 17 का है, 18(4) का है? ये भगवान, इतने नालायक बच्चे कहां से आ गए? याद करो नालायको, ये प्रोविजन जो है 18(6) का है, सेक्शन 18 सब सेक्शन 6। याद करो मैंने क्लास में कितनी बार आपको बताया था कि अगर आपने कैपिटल एसेट जो है अगर सेल कर दी है, सर वो ये नहीं कह रहे कि आपने नॉर्मल बिजनेस से कॉम्पोजिट में जा रहे हो, कॉम्पोजिट से नॉर्मल में जा रहे हो, वो ये कह रहे कि एक एसेट आपने परचेज की बिजनेस के लिए की और अब उस एसेट को आप सेल कर रहे हो। अब अगर मैंने एसेट ही सेल कर दी है तो उस केस में 18(6) एप्लीकेबल होगा। बच्चा कहता हाँ हाँ याद आ गया, आपने वहां पे कहा था कि वो 5% ईच क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ ये माइनस करके, फिर उस केस में आपने कहा था जो उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी उसका जीएसटी निकाल के फिर जो भी दोनों में से हायर होगा ना उतना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। क्या सर उसी की बात कर रहे हैं? आंसर इज यस, आंसर इज यस। अब आपके दिमाग में प्रोविजन आ गया जी। अब याद करो मैंने कहा था जी, जितना आपने बिजनेस में यूज किया होगा, जितने टाइम बिजनेस में यूज किया होगा उतने क्वार्टर निकाल लो, उतना आईटीसी रख के बैलेंस रिवर्स कर दो, वो तो रिवर्सल आ गया। और फिर जितने की तुमने मशीन सेल की उसका जो जीएसटी बनता है वो अमाउंट, तो एक तो ये वाला जीएसटी और जो वहां रिवर्सल निकल के आ रहा है इनमें से जो हायर होगा ना उतना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। बस ये बात ध्यान दो। आओ जी एक बार निकालते हैं, एक बार चेक करना। अब अगर 1 अगस्त 17 है और 5 नवंबर 18 है तो अप्रैल में जून, पहले चेक करते हैं 17-18 का, चेक करते हैं 17-18 में कितने क्वार्टर हैं। अप्रैल में जून ये तो है नहीं, जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, फिर अगला आ गया 18 अप्रैल में जून,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो ये पूरा क्वार्टर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, मेरे अकॉर्डिंग 6 क्वार्टर आ रहे हैं जी। अगर मैं 1 अगस्त 17 से 5 नवंबर 18 तक की बात करूंगा ना, मेरे अकॉर्डिंग 6 क्वार्टर आ रहे हैं। आप एक बार कैलकुलेट कर लो जी, एक बार कैलकुलेट करो। 17 18 में 3 क्वार्टर आएंगे, 17 18 में 3 क्वार्टर आएंगे, और 18 19 में कितने क्वार्टर आ रहे हैं? 3 क्वार्टर आ रहे हैं जी। 3 क्वार्टर कैसे? अप्रैल में जून, जुलाई अगस्त सितंबर, और जो अक्टूबर नवंबर वाला है वो भी पूरा क्वार्टर काउंट होगा। तो अगर 6 क्वार्टर हैं, हर क्वार्टर का 5% कितना आ गया? 30% आ गया। अब एक बात बोलना जी, 12% अगर पे किया था जीएसटी, तो 12,000, 12,000 में से अगर मैं 30% निकाल दूंगा, क्योंकि इतना मुझे आईटीसी मिलेगा ना, क्योंकि 30% हिस्सा गवर्नमेंट कह रही तुमने बिजनेस में यूज किया। भाई तुमने बिजनेस में 7 6 क्वार्टर ही तो यूज किया, तो जो 6 क्वार्टर का बनता है वो तुम रख लो और बाकी तुम हटा दो। तो भैया 12,000 में से 30% में माइनस करूंगा, तो ये हो गया 8400। एक तो ये, और जितने का आपने बेचा है, आपने बेचा कितने का है? 65,000 का। अब 65,000 का अगर 12% निकालूंगा तो आएगा 7,800। आपने बोल दो रही, अब 7,800 और 8,400, तो हायर क्या बनेगा? 84। इतना आईटी से मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, तो 84 जो है उतना आईटी से मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान देना। एक बच्चा कह रहा है यार मैं तो ना सेशन छोड़ के जा रहा हूँ भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है विवेक सर क्या करा रहे हैं। भैया बिना बात के ना बैठने का फायदा तो है नहीं, मैं जा रहा हूँ सेशन छोड़ के। मेरे बच्चे नोनू सोनू, मेरे बैंगनी कलर के बच्चे, रुको तो सही, सेशन छोड़ के क्यों जा रहे हो? क्या हुआ? 18 6 समझ में नहीं आया ना, तो दोबारा समझ लो क्यों जा रहे हो छोड़ के, अगले वाले क्वेश्चन सारे चले जाएंगे। इधर देखो ध्यान से, 18 6 ये बात कहता है, अगर आपने कोई कैपिटल एसेट परचेज की बिजनेस के लिए, तो भैया जितने टाइम आपने बिजनेस में यूज की उतने का तो आईटीसी क्लेम करोगे ना। सर ये बात आपने क्लास के अंदर पढ़ी होगी कि जो बिजनेस में यूज करोगे उतने का आईटीसी क्लेम करोगे। अब जब मैंने वो एसेट ही सेल कर दी, तो ऑब्वियस सी बात है अब मैं यूज बिजनेस में नहीं कर रहा। तो गवर्नमेंट कह रही है जितने क्वार्टर तुमने बिजनेस में यूज की उतने का तुम आईटीसी रख लो टोटल में से, और बैलेंस तुम रिवर्स कर दो। एक पॉइंट तो ये हो गया। और फिर जितने की तुमने मशीन बेची है उसकी जो वैल्यू होगी उसका जीएसटी निकाल लो। तो एक तो ट्रांजैक्शन वैल्यू का जीएसटी, और जो तुम्हारा रिवर्सल नॉर्मल निकल के है वो, इनमें से जो हायर होगा ना वो तुम्हें रिवर्स करना पड़ेगा। बस गवर्नमेंट ये बात कह रही है। एक बार आंसर देख लो जी, आंसर मैंने यही तो किया है। देखो 36 8400 और 7800, हायर क्या बनेगा? 84। तो आपको दिखाऊं, देखो 8400 जो है वो आपको आईटी से रिवर्स करना पड़ेगा, बस ये पक गया। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन था जी। अगेन ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये हमारा क्वेश्चन है जी 18 6 का। मैं दोबारा से बोल दूं, ये क्वेश्चन हमारा 18 6 का है। ठीक है, उसके बाद देखो जी, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं जी। सर मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ रहे, रुक तो जाओ, अभी रुक जाओ, अभी बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये लो जी, अब ये देख लो जी, एक ये क्वेश्चन है आईएसडी का। एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा ना, सेक्शन नंबर 20, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। याद आ रहा है आईएसडी कौन होते हैं? आईएसडी कौन होते हैं? जो आगे से सर्विस लेकर उसका बेनिफिट अपनी ब्रांचेस को देते हैं, और जो आईटीसी होगा वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? टर्नओवर के रेशो में। एक बार चेक कर लेना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एबीसी लिमिटेड registered as ISD has paid taxes on input amount to rupees 21 lakh for two product which are manufactured as separate location in the Delhi and Haryana. The company has a total turnover of 112 crore in the previous year. The turnover of Delhi and Haryana was 5 crore and 10 crore respectively. Discuss how ITC will be distributed. अपने आप बोल देना चाहिए, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब अगर इन दोनों के टर्नओवर 5 करोड़ और 10 करोड़ है, तो रेशो क्या निकल के आ गई? 1:2। तो जो भी आपका आईटीसी होगा, जो आईटीसी होगा किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 1:2 में होगा। एक बार चेक कर लो जी, आईटीसी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दिल्ली एंड हरियाणा यूनिट इन द रेशो 5:10, 1:2। देयर फॉर दिल्ली यूनिट विल बी गिवन आईटीसी 7 lakh एंड हरियाणा यूनिट विल बी गिवन आईटीसी 14 lakh फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग बिल्स। मतलब जो आपका एडवर्टाइजिंग बिल है, अब कैसे 21 लाख का, इतना तो करना आता है ना, 21 1/3 और 21 2/3, तो यहाँ पे कितना आ गया? 7 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया? 14 आ गया जी। तो यहाँ पे 7 लाख रुपए आईटीसी और ये 14 लाख रुपए का आईटीसी, ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा टर्नओवर के रेशो में। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा है।
ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम में चांसेस नहीं है क्वेश्चन बनने के। बट आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो भी आप आईटीसी आईएसडी वाले केस में डिस्ट्रीब्यूट करते हो वो टर्नओवर के रेशियो में करते हो। और इसके बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ना, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, बस एक बार हमारे मॉड्यूल वाले क्वेश्चन खत्म हो जाएं, जब मैं एडिशनल क्वेश्चन कराऊंगा तो आईटीसी और आईएसडी के जब आपको बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊंगा ना, तब आपको पता लगे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बन नहीं सकता, बन ये भी सकता है, बट जो बड़े बड़े क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में वो किस तरह से बनेंगे वो हम करेंगे एडिशनल क्वेश्चन से। ठीक है, बट एक बार पहले मॉड्यूल वाले क्वेश्चन खत्म कर लें। ये वाला हो गया जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखो जी, अगला क्वेश्चन जो है ना, अब आएंगे मजेदार क्वेश्चन, मैं आपको दिखाता हूं जी। ये वाले क्वेश्चन अब मजेदार स्टार्ट हो गए जी, यहां से क्वेश्चन मजेदार स्टार्ट हो गए। अब उठा लो कैलकुलेटर, उठा लो जी कैलकुलेटर, उठाओ जल्दी उठाओ। मैंने उठा लिया जी कैलकुलेटर, क्वेश्चन मेरे सामने है, आंसर हम नहीं देखेंगे, बिना आंसर देखे क्वेश्चन करेंगे, बिना आंसर देखे क्वेश्चन करेंगे, बस ये बात ध्यान देना। क्वेश्चन पढ़ना जी एक बार, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। कह रही है मिस्टर जेड है, मिस्टर जेड है, मिस्टर जेड ए सप्लायर ऑफ गुड्स पे जीएसटी अंडर द रेगुलर स्कीम, मतलब वो रेगुलर स्कीम में है। मिस्टर जेड इज एन इंटर स्टेट सप्लायर एंड हेंस इज नॉट एलिजिबल टू एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। ही हैज द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई दी है, इंट्रा स्टेट दी है जी 12 लाख रुपए, इंटर स्टेट दिया 4.5 लाख रुपए। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से ये क्वेश्चन है कि जो उसने आउटवर्ड सप्लाई दी है, इस आउटवर्ड सप्लाई पर जो हम जीएसटी निकालेंगे उस जीएसटी का मतलब क्या होगा। सर ऐसे शांत नहीं बैठना, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है कि जो भी पर्सन आउटवर्ड सप्लाई करता है उस आउटवर्ड सप्लाई पे जो भी जीएसटी चार्ज करेगा उस जीएसटी का मतलब क्या होगा, कि वो पैसा हमने गवर्नमेंट से लेना है या वो पैसा हमें गवर्नमेंट को देना है, वो पैसा हमें गवर्नमेंट से लेना है या गवर्नमेंट को देना है, गवर्नमेंट को देना है। सर जो मेरी इनवर्ड सप्लाई होगी, जो मेरी परचेज होगी, उस परचेज पर जो मैं जीएसटी पे करूंगा ना, उसको बोलूंगा ये पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? एक बात मुझे सोच के बताओ, मान लो मैं आपके सामने यहाँ पे बैठा हूं, अब मैं अगर कोई सामान परचेज करके आऊंगा, उस परचेज पर जो भी मैं जीएसटी पे करूंगा उसका मतलब क्या होता है, आईटीसी होता है ना, मतलब ये पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है। और जब मैं आगे आउटवर्ड सप्लाई करूंगा, उस आउटवर्ड सप्लाई पर जो भी जीएसटी चार्ज करूंगा, मतलब वो पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है। अब जो पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है और जो पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है, तो अगर मैं लेने को देने से माइनस करूंगा ना, फिर जो बैलेंस होगा वो आपकी नेट पेमेंट आएगी। याद करो, ई लाइबिलिटी लेजर, ई क्रेडिट लेजर और ई कैश लेजर। याद आ रहा कुछ आपको, कि जो जीएसटी की लाइबिलिटी होगी क्रेडिट लेजर से माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो कहां से जाएगी, कैश लेजर से। ये सारी बातें मैंने पेमेंट वाले चैप्टर में की थी। आओ जी एक बार आप निकालते हैं। अच्छा फिर वो आगे कह रहे हैं ही हैज ऑल्सो फर्निश द फॉलोइंग डिटेल अबाउट परचेज। अच्छा परचेज है ना, तो फिर यहाँ आउटवर्ड गलत लिखा हुआ है, इनवर्ड आएगा जी। ठीक है, यहाँ इनवर्ड लिख लेना, क्योंकि परचेज मतलब इनवर्ड सप्लाई हो गया ना, उन्होंने ऊपर से कॉपी कर दिया, गलत लिख दिया। इनवर्ड टैक्सेबल सप्लाई है, इंट्रा स्टेट 4.5 लाख की है, इंटर स्टेट 75,000 की है। वो कह रहे हैं ही हैज ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी 45,000 पे, सीजीएसटी 45,000 पे, एसजीएसटी आईजीएसटी 1,05,000 पे है। और वो कह रहे हैं जीएसटी जो है वो 18% है, 9% कैलकुलेट कर लेना, आंसर निकाल दो जी। मैं इसका आंसर नहीं दिखा रहा जी, मैं इसका आंसर नहीं दिखा रहा, आंसर हम खुद निकालेंगे। मेरी पूरी फैमिली का सिंगल सिंगल बच्चा जो इस मेरे सामने बैठा है वो क्वेश्चन करके दिखाएगा। आप अपना करो, मैं अपना करता हूँ जी। इधर देखो ध्यान से, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जी आपको, एक मिनट रुको, मैं स्क्रीन थोड़ी छोटी करूँ, आंसर दिख गया। ये लो जी, अब आपको दिख रहा है, एक बार दिख रहा है ना, क्वेश्चन पूरा दिख रहा है जी, क्वेश्चन पूरा दिख रहा है, आउटवर्ड सप्लाई भी दिख रही है, इनवर्ड सप्लाई भी दिख रही है, ओपनिंग बैलेंस भी दिख रहा है, जीएसटी का रेट भी दिख रहा है। अब क्लास में ऐसे क्वेश्चन हम कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, प्लीज आप करके दिखाओ जी, मैं भी कर रहा हूं आप भी करो। लो जी, अब यहां पे मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं जी, कि एक तो लिखने जा रहा हूं क्रेडिट, भाई कितना पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है, और एक लिखने जा रहा हूं पेमेंट, कि भाई कितना पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है। ठीक है, पहले बात करते हैं क्रेडिट की, आईजीएसटी वो निकलेगा परचेज से, निकलेगा परचेज से। तो भैया इंटर स्टेट मैंने परचेज की है 75,000 की। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, कान पकड़ के सॉरी, बच्चा कह रहा है शांत नहीं हो सकते।
अभी आपने कहा कि अपना अपना करो, फिर आप बोल रहे हो सॉरी भाई सॉरी, गलती हो गई यार, गुस्से क्यों हो रहे हो यार, ऐसे ऐसे गुस्से मत हुआ करो, अपना अपना कर रहा हूँ। IGST इंटरेस्ट रेट 75,000 का 18% आ गया 13,500, और प्लस में मैंने कुछ ओपनिंग भी लेना है 1,05,000, तो टोटल मुझे लेना है। यार इतना तो बोलूंगा ना, इतना तो आप भी बोल बोल के करते हो, तो आप मेरी बात मत सुनो ना, आप वीडियो पोस्ट कर दो, वीडियो पोस्ट करके अपना अपना कर लो नालायक। तो ये मेरा आ गया जी 1,18,500 पैसे मुझे गवर्नमेंट से लेने हैं, इतने पैसे मुझे गवर्नमेंट से लेने हैं। उसके बाद अब आता है CGST, तो 4.5 लाख की इंट्रा स्टेट है। अब अगर इंट्रा स्टेट है 4.5 लाख का 9%, ये हो गया 40,500, और ओपनिंग कितना लेना है जी 45,000, तो ये हो गया जी 85,500, इतने पैसे मुझे गवर्नमेंट से लेने हैं। तो मैं एक बार देख लो 45, यार मेरा मत देखो यार, चीटिंग मत करो, नालायक बच्चे मेरा देख रहे हैं, अपना अपना करो ना, अपना अपना करो, मेरी चीटिंग क्यों कर रहे हो आप? हद हो गई, इतने नालायक बच्चे कहाँ से आ गए? SGST, SGST में अब 4.5 लाख का 9%, वही 40,500, और फिर SGST 45,000 ही है, तो ये निकल के आएगा जी 85,500, इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है। अब ये पैसा तो मुझे गवर्नमेंट से लेना है, ये विवेक सर ने क्लास में कराया था। अब कितना पैसा गवर्नमेंट को देना है, तो इंट्रा स्टेट है जी 12 लाख रुपए। अच्छा 12 लाख रुपए, तो अगर 12 लाख का 18% मतलब 9%, तो 1,08,000 रुपये CGST आएगा, ये पैसा गवर्नमेंट को देना है, और 1,08,000 रुपये ही SGST आएगा, ये जो गवर्नमेंट को देना है। और फिर इंटरेस्ट रेट है 4.5 लाख, 4.5 लाख का 18%, ये होगा जी 81,000, ये है जी मुझे गवर्नमेंट को देना है। ठीक है, लो जी इधर सुना ध्यान से, अब एक बार देखो जी, अब एक बार देखो, सभी बच्चे अब यहाँ पे देखेंगे, एक बात इतना बताओ, यहां तक निकल के आ गया जी आपका, यहां तक निकल के आ गया क्रेडिट, देखो जी क्रेडिट निकल के आ रहा है टोटल 1,18,500 IGST का। सर कैसे निकल के आ रहा है, कैसे निकल के आ रहा है, को बताता हूँ जी। IGST 1,05,000 रुपए आपने पहले का लेना है, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है, आपने पहले का लेना है। और जो आपने परचेज की है इंटरेस्ट रेट 75,000 की, तो 75,000 मल्टीप्लाई 18%, 13,500 टोटल हो गया 1,18,500, इतना पैसा गवर्नमेंट से लेना है। फिर जो इंट्रा स्टेट परचेज है, इंट्रा स्टेट परचेज है वो आपकी कितनी है 4.5 लाख। अब अगर 4.5 लाख का मैं 99% निकालूंगा, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब अगर यहाँ पे 4.5 लाख है, इसका 9% हो गया जी, कितना हो गया 40,500, ये मुझे अभी लेना है, और पहले का 45 लेना है, तो 85,500 जो है मुझे गवर्नमेंट से लेना है। तो 85,500, 85,500 ये मुझे गवर्नमेंट से लेना है। अब गवर्नमेंट को देना कितना है भैया, 12 लाख रुपए की सेल आपने किया इंट्रा स्टेट में, तो 99% हो गया 1,08,000, 1,08,000, और 4.5 लाख का 18% हो गया 81,000, ये पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है। अब मुझे गवर्नमेंट से लेना क्या है वो मुझे पता है, मुझे गवर्नमेंट को देना क्या है वो मुझे पता है। अब बात करो सेट ऑफ कीजिए, सोच समझ के बोलना, सबसे पहले किसकी हत्या करेंगे, बोल दो यार, सबसे पहले ऑर्डर बोलो, ऑर्डर, ऑर्डर क्या है जी, सबसे पहले खत्म करेंगे IGST। अब IGST खत्म करेंगे, फर्स्ट करेंगे IGST से, तो 1,18,500 मुझे लेना है, 81,000 मैं ये तो खत्म कर दूंगा जी, 81 मेरा खत्म हो गया। अब 1,18,500 में से अगर मैं 81,000 माइनस करूंगा, तो ये मेरा 37,500 रुपए, ये मेरे 37,500 ये मेरे बैलेंस बचेंगे IGST के, जो मुझे अभी गवर्नमेंट से और लेने हैं। अब सबसे मेन मुद्दा ये आ रहा है, सबसे मेन मुद्दा ये आ रहा है कि अभी 37,500 को मैं CGST से खत्म करूं, या 37,500 को मैं खत्म करूं SGST से। याद करो, मैंने कहा था फर्स्ट करते हो IGST से, और सेकंड आप कैसे भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर एक तो ना ऐसे मत देखो यार, उदास चेहरे होते हैं ना आपके, प्रोफेशनल वाले बच्चों को पता नहीं क्या हो गया, इतने उदास चेहरे कब से उन्हें स्टार्ट हो गए, मैं गुस्सा हो जाऊंगा आपसे। याद करो मैंने क्लास में कहा था IGST फर्स्ट, IGST सेकंड कैसे भी कर लो। अब सेकंड कैसे भी करो मतलब, चाहे फर्स्ट करो CGST से फिर करो SGST से, चाहे 50-50 करो, चाहे पहले करो SGST, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको एजम्पशन लिख के आनी पड़ेगी। अब अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा, तो मैंने कहा था आप अपनी तरफ से करके आओगे, 50-50% करके आओगे। तो ये 37,500 का ना ध्यान रखना, 37,500 का अगर मैं दो करूंगा डिवाइड बाय 18,750, तो ऐसा करते हैं 18,750 इसमें से माइनस कर देता हूं,
और 18,750 इसमें से माइनस कर देता हूं। अब ये 37,500 मेरा खत्म हो गया। अब खत्म हो गया। अब आ जाओ सीजीएसटी। अब सीजीएसटी फर्स्ट करेंगे सीजीएसटी से, तो 85,500 आप इससे खत्म करोगे और 85,500 इससे खत्म करोगे, तो जो बैलेंस पेमेंट बचेगी वो कितनी बचेगी? 1,08,000 में से माइनस किया आपने 18,750 और माइनस किया आपने 85,500, तो बचेगा 3,750 रुपए मुझे सीजीएसटी की पेमेंट करनी पड़ेगी और 3,750 रुपए ही मुझे एसजीएसटी की पेमेंट करनी पड़ेगी ई कैश लेजर से। तो उसने मुझे कहा था कि जीएसटी की लाइबिलिटी कितनी आएगी? 3,750। 3,750 मेरी लाइबिलिटी ये निकल के आएगी। एक बच्चा कहता है सर इसके तो फिर कई सारे आंसर हो सकते हैं। यस, मैं दोबारा बोल रहा हूं, कई सारे आंसर हो सकते हैं, बट जो आंसर निकालोगे एजम्पशन लिख के आना, क्योंकि आईजीएसटी फर्स्ट आईजीएसटी से होगा। दोबारा बोल रहा हूं, आईजीएसटी फर्स्ट आईजीएसटी से होगा, सेकंड आपने किससे किया ये आपको बता के आना पड़ेगा। मतलब सेकंड सेट ऑफ किससे किया आपको बता के आना पड़ेगा। आपने किससे किया एज्यूम करके आओगे, एजम्पशन लिख के आओगे, उसके बेस पे आप सेट ऑफ करोगे। आओ जी एक बार देखते हैं हमारे इंस्टीट्यूट ने क्या किया। हमारे इंस्टीट्यूट ने क्या किया, एक बार आंसर देख लेते हैं जी। अच्छा, हमारे इंस्टीट्यूट ने पता क्या किया? हमारे इंस्टीट्यूट ने फर्स्ट खत्म कर दिया सीजीएसटी, देखो 37,500 इसने यहां पूरा खत्म कर दिया और इसने एसजीएसटी बचा दिया 22,500। अब वही हमारा सेम आंसर आता ना। अब एक बात में बताओ, मेरे को तो ना सही बताऊं तो मुझे तो ये बात सही नहीं लगी, मुझे ये बात सही नहीं लगी। अब यहां पे एक बात सोच के बोलना, थोड़ा सा इंस्टीट्यूट का आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो गलत है जी। क्यों? रीजन सुनो, रीजन क्यों गलत है, एक बात सोच के बोलना। जब आपने 37,500 से, यार प्लीज बातचीत नहीं, हेलो अंकल इधर देखो ध्यान से, बातचीत नहीं। अब जब आपने 37,500 से आपने यहां पे खत्म कर दिया ना, अब देखो एक बार करके देखते हैं। 1,08,000 से 37,500 खत्म किया, कितने आ गए? 70,500। अब 70,500 आपने खत्म किया, बिना बात के सीजीएसटी क्रेडिट बच गया, मतलब सीजीएसटी क्रेडिट बच गया और एसजीएसटी मुझे पेमेंट करना पड़ेगा 22,000। मुझसे बड़ा पागल कौन होगा सर? मुझसे बड़ा पागल कौन होगा? मैं क्रेडिट अपना क्यों बचाऊं बिना बात का? क्योंकि अगर मैं इसको बराबर बराबर कर रहा हूं तो पेमेंट मेरी कम बन रही है। सर 3750 ये पे करना है, 3750 ये पे करना है, और अगर मैं बराबर बराबर नहीं कर रहा तो 22,000 पे, 22,000 पे मेरा कहां जाएगा? कैश लेजर से। तो मुझसे बड़ा पागल कौन होगा जी? तो सिंपल सी बात है, बेनिफिशियल जो है, बेनिफिशियल क्या है? दोनों का बराबर करो। ये इंस्टीट्यूट ने ना क्वेश्चन डाल तो दिया, वही मैंने कहा ना, मॉड्यूल इन्होंने ऐड तो कर दिया, मॉड्यूल ऐड कर दिया, बट ये नहीं देखा अमेंडमेंट क्या क्या है। ये इन्होंने वही पुराना पैटर्न यूज कर लिया जो आज से 2 साल पहले होता था। आज से 2 साल पहले अगर कोई बच्चा एग्जीक्यूटिव मुझसे पढ़ा हो या कहीं से पढ़ा हो, आपको पता होगा आज से 2 साल पहले क्या था? आईजीएसटी फर्स्ट, आईजीएसटी सेकंड, सीजीएसटी और फिर एसजीएसटी होता था। अब वो टाइम खत्म हो चुका है, अब वो टाइम खत्म हो चुका है। इंस्टीट्यूट कह रहा है मैं तो वही फॉलो करूंगा। आप चेक करो, इंस्टीट्यूट ने, सर कमाल की बात है, इंस्टीट्यूट ने कहीं एजम्पशन भी नहीं लिखी। बच्चा करता रहे, बच्चा अपने आप, बच्चा घबरा जाएगा, बच्चा क्या करेगा? यार मेरा आंसर अलग आ रहा है। अगर वही इंस्टीट्यूट एजम्पशन लिखता, हमको सेटिस्फेक्शन होती, हाँ भाई हमने सही किया। तो सर ये इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन क्या किया? चिपका के डाल तो दिया पुराना क्वेश्चन और पुराने बेस पे ही यूज कर लिया, बट मैं इसके एग्री नहीं हूं। आप नए बेस यूज करके आओगे, आप इसमें लो भी लिख के आओगे, इसमें आप लो भी लिख के आओगे कि फर्स्ट आईजीएसटी आईजीएसटी से होगा, सेकंड कैसे भी कर सकते हो। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं 50% सीजीएसटी और 50% एसजीएसटी। ठीक है, आपको नए लो के बेस पे काम करके आना है। ठीक है, तो आंसर आपका निकलेगा 3750 और 3750। जो इंस्टीट्यूट ने निकाला है वो भी आंसर हम निकाल सकते हैं, बट मैं वो क्यों निकालूं? मैं वो क्यों निकालूं जिसमें मुझे कैश लेजर से ज्यादा पेमेंट करनी पड़े? मैं अपना कैश लेजर ज्यादा क्यों खर्च करूं? भाई सिंपल सी बात है, जब मुझे टोटल देखना 3750 प्लस में 3750, अगर मैं टोटल देखूं, टोटल पेमेंट करनी है 7500 की। अब अगर 7500 की पेमेंट की जगह अगर मुझे 22,000 रुपए की पेमेंट करनी पड़ जाए, तो बिना मतलब का कैश मेरा आउटफ्लो बढ़ रहा है ना, तो मैं कैश आउटफ्लो क्यों बढ़ाऊंगा? तो भैया मैं आईजीएसटी फिर कैसे खत्म करूंगा? 50-50 खत्म करूंगा ताकि मेरा कैश आउटफ्लो कम आ जाएगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। ठीक है, तो आपने अगर एग्जाम में सेम क्वेश्चन बन जाए तो आप नए तरीके से करके आना, एजम्पशन लिख के आना, यूटिलाइजेशन का पैटर्न क्या है वो आप पैटर्न लिख के आओगे, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। और कई बच्चे ना ये सोच के बैठे हैं, भाई भाई भूल के मत करते, विवेक सर की बात मत मानियो, ये मॉड्यूल वाला ही करके आइयो भाई, मॉड्यूल वाला ही करके आइयो।
और जब आप मॉड्यूल वाला करके आओगे ना, सही बता रहा हूं, पेपर होगा 100 का, नंबर आएंगे 30-40। क्योंकि सर मॉड्यूल में जो आंसर दिए हैं, मैंने आपको कॉम्पोजिट स्कीम के अंदर भी कहा था, वो सारे सही नहीं दिए। उन्होंने क्वेश्चन उठा के डाल दिए हैं, आंसर चेक ही नहीं किए। अब खुद सोचना, खुद सोचना। मैं ये नहीं कह रहा इंस्टीट्यूट ने जानबूझ के गलती की है, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा, बट मैं दोबारा क्या बोल रहा हूं, उन्होंने आंसर रिवाइज नहीं किए। अब सोच के बोलना, ये क्वेश्चन उन्होंने किस बेस पे किया है? पुराने बेस पे किया है। पुराने बेस पे ऐसा होता था, फर्स्ट आईजीएसटी, सेकंड सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी। बच्चा कहता सर क्या आपका इंस्टीट्यूट ने एजम्पशन ली हो? उसने लिखी भी नहीं। एजम्पशन लिखी कहां है सर? अगर एजम्पशन लिखी ही नहीं तो साफ पता लग रहा है पुराना पैटर्न यूज किया है। बट हम पुराना यूज नहीं करेंगे, हम नया यूज करेंगे। हमारा आंसर क्या आएगा? 3750 ये हमारा आंसर आएगा जी। ठीक है जी। तो अब जाके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको आपने इस पैटर्न पे करना है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया जी। अगले क्वेश्चन पे आना जी। अब अगला क्वेश्चन देखो जी, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना जी, अगला क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखना। दी फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट टैक्स लाइबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। लो जी, कितना जीएसटी देना है वो हमें दिया हुआ है, और दी फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट आईटीसी, कितना पैसा लेना है वो भी हमें दिया हुआ है। बताओ, काम ही खत्म हो गया। मतलब वो काम ही खत्म कि कैलकुलेशन करके निकालो क्या लेना है क्या देना है, उन्होंने ऑलरेडी बता रखा है। आओ जी क्वेश्चन करते हैं। इधर देखो ध्यान से, ऐसा करते हैं, यहां लिखते हैं क्रेडिट और यहां लिखते हैं जीएसटी लाइबिलिटी, कितना देना है। अब बताओ जी आईजीएसटी, सबसे पहले बात करो आईजीएसटी। क्रेडिट कितना है? मुझे पहले क्रेडिट बोलो जी, कितना है? 6,000 रुपए का। और लाइबिलिटी कितनी आईजीएसटी की? 75। लो जी, फिर आगे करो सीजीएसटी। सीजीएसटी क्रेडिट कितना है? 8,000 रुपए का। और लाइबिलिटी कितनी है? 7,000 रुपए की। उसके बाद फिर एसजीएसटी है, क्रेडिट कितना है? 75। और ये कितना है जी? 85। लो जी, अभी आपके सामने है जी कितना पैसा लेना है और कितना पैसा देना है। आपके सामने है कितना पैसा गवर्नमेंट से लेना है और कितना पैसा गवर्नमेंट को देना है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा जी? सबसे पहले किसकी हत्या करेंगे? आईजीएसटी। तो आईजीएसटी फर्स्ट आप करोगे आईजीएसटी, तो आपने इससे खत्म किया। ये 6,000 पूरे खत्म हो गए। अब ये 6,000 पूरे खत्म हो गए, अगर मैं 6,000 इसमें से माइनस कर दूंगा तो बैलेंस मेरे बच गए 1,500। बैलेंस बच गए 1,500। अब आईजीएसटी खत्म होने के बाद फिर उठाओगे सीजीएसटी। सीजीएसटी खत्म करोगे फर्स्ट सीजीएसटी से, अगर कुछ बच जाएगा फिर करोगे आईजीएसटी से। क्या कह रहे हो कि पहले सीजीएसटी से आईजीएसटी खत्म करेंगे? ये कहां पढ़ा आपने? मैंने नहीं पढ़ाया जी ये। सर मैंने नहीं पढ़ा ये, मैंने अभी बोला है। मैंने क्या बोला है अभी? मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बोला है कि पहले आईजीएसटी खत्म करना है। इधर देखो ध्यान से नालायकों, मैंने क्या बोला था कि जो आईजीएसटी क्रेडिट है वो पहले खत्म करना है। मैंने लाइबिलिटी की बात कब की थी? सर जो ऑर्डर ऑर्डर हम कर रहे हैं ना, ऑर्डर हम कर रहे हैं वो ऑर्डर ऑफ क्रेडिट है। मतलब अगर तुम्हारे पास क्रेडिट होंगे तो सबसे पहले कौन सा क्रेडिट खत्म होगा उसका ऑर्डर है, लाइबिलिटी की बात नहीं कर रहा। लाइबिलिटी कैसे खत्म होगी? लाइबिलिटी कैसे खत्म होगी वो तो आपने यूटिलाइजेशन का किया हुआ है सर। लाइबिलिटी कैसे खत्म करोगे? आईजीएसटी फर्स्ट आईजीएसटी, सेकंड कैसे भी करो, सीजीएसटी फर्स्ट सीजीएसटी देन आईजीएसटी, एसजीएसटी फर्स्ट एसजीएसटी देन आईजीएसटी। तो लाइबिलिटी आपको ऐसे ही खत्म करनी है। ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट उठाओगे आईजीएसटी, सेकंड उठाओगे सीजीएसटी, थर्ड उठाओगे एसजीएसटी। आओ जी एक बार करो अब यहां पे। अब जो ये 1,500 बैलेंस बचे हैं, 8,000 पे है ना, 8,000 पे है, तो ये 8,000 से पहले खत्म करो सीजीएसटी, पहले खत्म करो सीजीएसटी, क्योंकि फर्स्ट सीजीएसटी यूज होगा सीजीएसटी में। तो ये 7,000 खत्म हो गए। अब जो मेरा 1,000 बैलेंस बचा, उस 1,000 से आप खत्म कर दो आईजीएसटी, उस 1,000 से खत्म करो आईजीएसटी। तो ये 1,000 पूरा खत्म हो गया, और 1,500 में से 1,000 पे चले गए। अब बैलेंस कितने रह गए? 500 रुपए। अब आ जाओ एसजीएसटी पे। एसजीएसटी फर्स्ट किससे खत्म करेंगे? एसजीएसटी। तो 75 मेरा पूरा खत्म हो गया। अब अगर 75 मेरा पूरा खत्म हो गया तो 75 मैंने माइनस किया तो 1,000 रुपए की लाइबिलिटी बच गई एसजीएसटी की। तो अब मुझे अपने आप बोल देना जी कितनी लाइबिलिटी बच रही है, कितनी लाइबिलिटी बच रही है? मेरा सीजीएसटी पूरा खत्म हो गया, आईजीएसटी के मुझे 500 रुपए देने हैं, और सीजीएसटी के मुझे एसजीएसटी के मुझे 1,000 रुपए देने हैं। ये मेरा आंसर आएगा जी। बच्चा कह रहा है सर एक बार दोबारा से, प्लीज एक बार दोबारा से। सर हमें क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे या हमें क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। ये पता क्यों कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं? आप ना तो एक बार घर से रिवाइज करके आए,
ना क्वेश्चन आपको ध्यान आ रहा है जो हमने क्लास में इतने सारे किए थे। एक बात मुझे बताओ यार, पहले तो ये क्लियर करो, ऑर्डर और मैनर समझ में आ गया? ऑर्डर और मैनर समझ में आ गया? ऑर्डर किसका है? क्रेडिट का। मैनर किसका है? क्रेडिट का। पहली बात तो ये, ऑर्डर में क्या है, फर्स्ट खत्म करेंगे आईजीएसटी क्रेडिट, सेकंड खत्म करेंगे सीजीएसटी क्रेडिट, और थर्ड खत्म करेंगे एसजीएसटी क्रेडिट। अब खत्म करेंगे कैसे, उसका मैनर है। खत्म करेंगे कैसे, उसका मैनर है। आईजीएसटी जब उठाऊंगा तो फर्स्ट करूंगा आईजीएसटी, सेकंड कैसे भी कर लूं। जब सीजीएसटी उठाऊंगा फर्स्ट करूंगा सीजीएसटी, सेकंड आईजीएसटी। जब एसजीएसटी उठाऊंगा फर्स्ट करूंगा एसजीएसटी, देन करूंगा आईजीएसटी। ये हो गया मैनर। अब इस क्वेश्चन में यहां पे 6000 पे आईजीएसटी है और 7500 की लाइबिलिटी है, तो क्या वो पूरी लाइबिलिटी खत्म हो रही है? आंसर इज नो। 1500 की लाइबिलिटी बचेगी। अब अगर 1500 की लाइबिलिटी बचेगी, उसका आप रख लो। अब आओ सीजीएसटी। फर्स्ट सीजीएसटी आपने खत्म किया, 7000 पूरा खत्म हो गया। जो 1000 बैलेंस बचे, उस 1000 से खत्म किया आईजीएसटी, वो बच गया 500। फिर आया एसजीएसटी। एसजीएसटी फर्स्ट एसजीएसटी, एसजीएसटी 75 है और वो 85 है, पूरा खत्म हो गया, बल्कि 1000 रुपीज की लाइबिलिटी बच गई। तो मेरी जो नेट लाइबिलिटी बचेगी, आईजीएसटी 500 रुपए देने पड़ेंगे और एसजीएसटी के 1000 रुपए देने पड़ेंगे। ये आपका आंसर आएगा। आओ जी एक बार आंसर चेक कर लो। ये देख लो जी, आंसर हमारा क्या आ गया, ये देख लो जी। देखो क्या बचा, देखो आईजीएसटी के 500 रुपए और एसजीएसटी के 1000 रुपए। आंसर आपके सामने है जी। शुक्र है इंस्टीट्यूट ने आंसर सही दिया है। ये 500 और 1000 रुपए आपके सामने यहाँ पे आंसर निकल के आ रहा है सर, ये आप देख सकते हो। और यही हमने आंसर निकाला है जी, यही सेम हमने आंसर निकाला है। उम्मीद करूंगा कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। पक्का पक्का क्लियर हो गया जी, आगे बढ़ सकते हैं। लो जी अब अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अगला मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है। यस अगला लास्ट क्वेश्चन है जी। हाँ उसके बाद हमारा आईटीसी में कोई क्वेश्चन नहीं है। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं लास्ट क्वेश्चन ना मेरी फैमिली के बच्चे सब सही करें। देखो जी क्या क्या लिखा है। आपको टैक्स लाइबिलिटी दी है आईजीएसटी की 3 लाख रुपए, सीजीएसटी की 2 लाख रुपए और एसजीएसटी की भी 2 लाख रुपए। और क्रेडिट आपको दिया हुआ है 4 लाख रुपए आईजीएसटी है, 3.5 लाख रुपए सीजीएसटी है और 1.5 लाख रुपए एसजीएसटी है। आपस में सेट ऑफ करके नेट जीएसटी कितना बनेगा वो आपको बताना पड़ेगा। आओ जी लिखते हैं। पहले लिखते हैं क्रेडिट, कितना पैसा गवर्नमेंट से लेना है, और फिर कितना पैसा गवर्नमेंट को देना है वो लिख लेते हैं। अब यहां लिखो जी, मुझे आईजीएसटी का कितना पैसा लेना है, क्रेडिट कितना है आईजीएसटी का 4 लाख रुपए। उसके बाद सीजीएसटी का कितना लेना है जी 3.5 लाख रुपए। और एसजीएसटी का कितना लेना है, एसजीएसटी का वो लेना है मुझे को 1.5 लाख रुपए। ये क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कितना पैसा देना है गवर्नमेंट को, कितना पैसा देना है, आईजीएसटी देना है 3 लाख रुपए, ये देना है 2 लाख रुपए और ये देना है 2 लाख रुपए। ये बात क्लियर है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सबसे पहला ऑर्डर क्या है, सबसे पहले किसकी हत्या करें, जल्दी बोलो किसकी हत्या करें, आईजीएसटी की। तो आईजीएसटी फर्स्ट करोगे आईजीएसटी में, आईजीएसटी फर्स्ट करोगे आईजीएसटी। ये पूरा 3 लाख खत्म हो गया और यहां पे 3 लाख खत्म होने के बाद 1 लाख रुपए का मेरा आईटीसी बचा। अब सोच समझ के बोलना, नहीं सोच समझ के बोलना। अगर 1 लाख रुपए का मेरा आईटीसी बचा है तो इस 1 लाख रुपए का मैं कैसे करूं। एग्जामिनर ने कुछ नहीं मुझे बताया कैसे करना है, एग्जामिनर ने कुछ भी नहीं बताया। तो अगर कुछ भी नहीं कहा होगा, जैसे मर्जी करो, चाहे फर्स्ट करो सीजीएसटी फिर करो एसजीएसटी, बराबर बराबर करो, कुछ भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट मैं दोबारा बोलूंगा, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, हम क्या करेंगे 50-50 करेंगे। तो ऐसा करते हैं 50,000 हम यहां यूज कर लेते हैं और 50,000 हम यहां यूज कर लेते हैं। अब ये मेरी लाइबिलिटी, अब ये 1 लाख पूरा खत्म हो गया ना, 1 लाख पूरा खत्म हो गया। अब ये मेरी लाइबिलिटी बची 1.5 लाख रुपए की और ये मेरी लाइबिलिटी बची 1.5 लाख रुपए की। अब आ जाओ सीजीएसटी। अब सीजीएसटी फर्स्ट होगा सीजीएसटी, तो ये 1.5 लाख खत्म कर दिए। अब ये 1.5 लाख खत्म होने के बाद ना, अगर 1.5 लाख माइनस करूंगा तो मेरा क्रेडिट जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 2 लाख का। मतलब सीजीएसटी के अभी 2 लाख रुपए मुझे गवर्नमेंट से और लेने हैं जो मेरा क्रेडिट बचा है। बच्चा कह रहा है सर ये आपने कैसे कर दिया। मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, एक बात मुझे बताओ, आईजीएसटी फर्स्ट आईजीएसटी, आईजीएसटी फर्स्ट आईजीएसटी, सेकंड कैसे भी कर लो। मैंने क्या किया, फर्स्ट किया आईजीएसटी, जो मेरा 1 लाख बचा मैंने 50-50 दोनों में कर लिया। आईजीएसटी खत्म हो गया। अब आ जाओ सीजीएसटी, सीजीएसटी फर्स्ट सीजीएसटी। अब यहाँ पे 1.5 लाख रुपए हैं
3.5 लाख लेने हैं तो 1.5 लाख खत्म किए, 2 लाख रुपए भी और लेने हैं। अब यहाँ पे देखो जी, ये 1.5 लाख है और यहाँ भी 1.5 लाख है, तो भैया ये पूरा खत्म हो गया। तो पूरे क्वेश्चन में सिर्फ बचा क्या, 2 लाख रुपए का क्रेडिट मेरा बचा है जी सीजीएसटी का। ये मेरा बैलेंस बचा है जो अगली बार कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये मेरा बैलेंस बचा है जो अगली बार क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये इसका आंसर आएगा जी। तो अगर मेरे एग्जाम में क्वेश्चन बनता, इसका आंसर क्या था, 2 लाख रुपए बैलेंस आईटीसी बचा सीजीएसटी का, ये मेरा आंसर आएगा जी। अब मुझे पता क्या डर है, मुझे पता क्या डर है, बच्चा कह रहा है हमें भी एक डर है। पता क्या डर है, इंस्टीट्यूट ने कहीं गलती से वही दोबारा काम ना कर दिया हो कि आईजीएसटी फर्स्ट आईजीएसटी फिर सेकंड कर दिया हो सीजीएसटी। उससे पता क्या होगा, उससे पता क्या होगा, 50,000 रुपए की बिना बात की एसजीएसटी की लाइबिलिटी आ जाएगी। बिना बात की, बिना, जो अभी नहीं आ रही। चेक करो पूरे क्वेश्चन में अभी लाइबिलिटी मेरी नील आ रही है। आईजीएसटी पूरा खत्म हो गया, सीजीएसटी खत्म हो गया, एसजीएसटी भी खत्म हो गया। बट अगर इंस्टीट्यूट ने वही पुराना पैटर्न यूज किया होगा तो मुझे उम्मीद है कि 50,000 रुपए पे लाइबिलिटी ना निकाल दी उसने। जो गलत होगा सर, लाइबिलिटी हमें निकालनी ही क्यों है जब लाइबिलिटी निकल के आ ही नहीं रही। ठीक है, अगर हम पैटर्न यूज करेंगे तो लाइबिलिटी नहीं ला रही है ना। आओ जी एक बार देखते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या किया। देख लो, वही 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 डर हो गया मुझे, देख लो वही डर हो गया जी, वही डर हो गया। देख लो, 50,000 रुपए की लाइबिलिटी निकाल दी एसजीएसटी की और कह रहे सीजीएसटी के 2.5 लाख रुपए बैलेंस रख लो। और इन्होंने क्या किया, आईजीएसटी का जो 1 लाख रुपए है वो सीजीएसटी में यूज कर लिया। भैया 50,000 कर लेते, और ये वही पुराना पैटर्न यूज कर रहे हैं। देखो आपको मैं दिखाऊं, हाँ देखो इन्होंने क्या कहा है, देखो फर्स्ट फुली एग्जॉस्ट आईटीसी ऑन आईजीएसटी टूवर्ड्स आईजीएसटी, और फिर देखो सीजीएसटी और फिर एसजीएसटी। ठीक है, और देखो क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है सीजीएसटी आउटपुट लायबिलिटी कैन बी इन एनी ऑर्डर और रेशो। अच्छा लिखा है इन्होंने एनी ऑर्डर रेशो, सपोज अवेलेबल बैलेंस 1 लाख इज यूटिलाइज टुवर्ड्स सीजीएसटी। अब जाके इन्होंने सही किया है, इन्होंने अब लिख दिया सपोज। हम ये सपोज कर रहे हैं कि 1 लाख रुपए सीजीएसटी में कर रहे हैं, बट मैं कह रहा हूं ये सपोज ही क्यों करना है, बिना बात के 50,000 रुपए कैश लेजर से देना पड़ रहा है, हम देंगे ही क्यों। अगर मैं 50-50 कर देता तो एसजीएसटी की लाइबिलिटी आती नहीं, मेरा कैश लेजर बच जाता, नो डाउट मेरा सीजीएसटी क्रेडिट कम होता। बट फर्क क्या पड़ता सर, भाई मुझे अपना कैश आउटफ्लो कम से कम करना है ना। इसमें क्या हो रहा है, आपने 2.5 लाख बचा तो लिए, बट अगर 50,000 देने पड़ गए तो क्या फायदा हुआ आपको। ठीक है जी, तो मेरे अकॉर्डिंग इन्होंने एजम्पशन भी गलत लिया है। आप ऑलवेज ये ज्यूम करके ना, देखो जहां बेनिफिशियल होगा ना, जहां पेमेंट कम से कम होगी उसके बेस पे मैं एजम्पशन लेके आऊंगा। भाई जहां मेरी पेमेंट कम से कम होगी उसके बेस पे काम करूंगा ना। यहां तो पेमेंट मेरी ज्यादा आ रही है, अब अगर पेमेंट ज्यादा आ रही है कितना बड़ा नुकसान हो रहा है सर। तो दोनों ही क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पुराने पैटर्न से किए हैं। मैं दोबारा बोलूंगा, आपको नए पैटर्न से करने हैं। अपनी असम्पशन जो हमने क्लास में किया था उसके बेस पे आप काम करके आओगे। आप अगर ये लिख के आते जी मैं पहले सीजीएसटी में करूंगा, मे बी आंसर आपका सही हो जाए, बट प्रैक्टिकल लाइफ में लोग आपको ये बोलेंगे आपने लो सही ढंग से पढ़ा नहीं है। क्योंकि सर जहां कैश लेजर मेरा बच रहा है, जहां आउटफ्लो मेरा बच रहा है, मैं तो वही चीज यूज करूंगा ना। तो उम्मीद करूंगा आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, तो आप 50-50 करके आओगे तो यहाँ पे आपका 2.5 लाख की जगह 2 लाख आ जाएगा और ये 50,000 खत्म हो जाएगा, तो आप काम खत्म हो गया जी बस आपका। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर निकल के आएगा। अब बाकी आपके फॉर्म नंबर दिए हुए आगे, तो फॉर्म नंबर तो अलग है। तो अब जाके आईटीसी के जितने क्वेश्चन थे वो सारे हमारे हो चुके हैं जी। मतलब मॉड्यूल में आईटीसी वाले जो क्वेश्चन थे वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब अगली सेशन से पहले आपको मैं चैप्टर दे रहा हूं जी, दो चैप्टर दे रहा हूं, एक तो इनवॉइस वाला और एक रजिस्ट्रेशन वाला। मैं 2 चैप्टर दे रहा हूं जी, एक तो इनवॉइस वाला चैप्टर रिवाइज करके आना है और एक रजिस्ट्रेशन वाला। ठीक है जी, कि रजिस्ट्रेशन कब करवाना है, कितनी वैल्यू के बाद करवाना है, सेक्शन नंबर 22, 23, 24, 25, वो सारे प्रोविजन आपने एक बार पढ़ के आने हैं। नेक्स्ट क्लास में मॉड्यूल में जो क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर के होंगे वो सारे हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, तो बस एक बार ध्यान देना जी, मैं दोबारा बोलूंगा, रिवीजन क्लास मिस मत करो। 150 बच्चों से सेशंस मेरे स्टार्ट हुए थे, अब 100 बच्चों से कम बैठते हैं। उससे पता लगता है 70 बच्चे ना अब वो कह रहे हैं अब डेली यूट्यूब पे आएंगे, कभी भी देख लेंगे। सर इस चक्कर में ना, पता कई बार दिल दुखता है कि जब मैं इतना हार्डवर्क कर रहा हूं तो आप 1 घंटा क्यों नहीं बैठ सकते। मतलब 1 घंटा बैठना इतना मुश्किल है। और मुझे पता कई बच्चे बाद में भी नहीं देखेंगे, फिर पता क्या बोलेंगे, सर स्टूडेंट दरबार देखे नहीं सर, टाइम ही नहीं था सर। अब उनको टाइम मिलेगा कैसे, जब टाइम है तब देखने नहीं, जब बाद में प्रेशर आएगा तब देख नहीं पाओगे। और फिर जो बच्चे देख के जाते हैं ना, उनके मैसेज आप देख लेना, इतने बड़े बड़े मैसेज आते हैं कि सर सारे क्वेश्चन ऑल इंडिया रैंक 9, ऑल इंडिया रैंक 9 रोनित,
उससे पूछो स्टूडेंट दरबार की वैल्यू क्या थी। सर सिंगल सिंगल क्वेश्चन जब लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिस किए थे ना, जो बच्चा सही से प्रैक्टिस करके गया था, एग्जाम में उसको दिक्कत नहीं आई है। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सोच के बोला, अगर सेम क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन जाए, क्या करने में टाइम लगेगा? टाइम लगेगा ही नहीं। बट अगर आप आराम से बैठ जाओगे कि यूट्यूब पे आएंगे कभी भी कर लेंगे, उसमें नुकसान आपका ही है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, डेली बेस पे देखा करो। हर बच्चे को बोला करो कि भैया देख लो, 1 घंटे की बात है, 1 घंटे में सारे क्वेश्चन हो रहे हैं बैठे बैठे, और हमें करना क्या है, और जहां जहां गलती है वो सारी पता लग रही है। भाई कम से कम एग्जाम में तो गलती नहीं होगी ना, क्योंकि जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिनको पता नहीं क्या गलती है, वो सेम करके आ जाएंगे बिना एजम्पशन के करके। अगर बिना एजम्पशन के आपने किया तो कहीं ना कहीं आंसर गलत हो जाएगा जी। तो प्लीज ये बात ध्यान देना, कोई गलती बर्दाश्त नहीं है। ठीक है जी। तो ये अब जाके हमने क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्लास में इनवॉइस और रजिस्ट्रेशन, ये दोनों आपने एक बार रिवीजन करके आने हैं। बाकी कोई भी अगर डाउट होगा आज के क्वेश्चंस में, आप कमेंट बॉक्स में डाल देना जी, उसका मैं रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। और नहीं तो नेक्स्ट क्लास से पहले हम डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद करूंगा सेशन आपके बढ़िया चल रहे होंगे, और अगर बढ़िया चल रहे हैं ना, तो लाइक ना ठोक दिया करो, लाइक ठोक दिया करो। बच्चा कह रहा है ठोक दिया करो मतलब मोबाइल तोड़ दें? नहीं नहीं, मतलब अपना प्यार दिखा दिया करो सर। और थैंक यू सो मच, आप बहुत प्यार दिखाते हो। लव यू सो मच जी, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इनवॉइस और रजिस्ट्रेशन के चैप्टर के जो क्वेश्चंस होंगे उसके साथ। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू जी, बाय बाय, टेक केयर।